हेलो फ्रेंड्स, अभी आपके लिए जो आपको पता है, अभी आपका जो एडवांस नोटिस मिली है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो आई विश यू ऑल द लक आपके फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन अगर आपने लेक्चर सीरीज इकोनॉमिक्स की देखी हुई थी, स्टार्ट की थी, ठीक है, आप बीच में हो, ठीक है, तो आप इसको बंद करना ना देखिए, देखना बंद न कीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं 2-3 दिनों में ही लगभग आपका 95% कंप्लीट करने वाला हूं, ठीक है। आपको इन 2-3 दिन 3-3 वीडियोस आपको दिन में मिलेंगे, ठीक है। तो जितना मेरे से हो सकेगा मैं कर सकता हूं, ठीक है, वो मैं करूंगा। तो आपको बस क्या करना है, आपको वीडियो स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। आप वीडियो को देखिए, मैं और कम से कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करूंगा। हर टॉपिक पे एक ही लेक्चर आएगा। अब जो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज, वो है फिस्कल पॉलिसी। एंड याद रखना, ये हमारा लेक्चर नंबर 21 है। इससे पहले हमने मॉनेटरी पॉलिसी किया था। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए। आज हमारा टॉपिक होगा फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। एंड इसके बाद जो वीडियो होगा, यानी लेक्चर नंबर 22, वो आपका होगा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। ये बिल्कुल एक ही लेक्चर में कंप्लीट होगा। एंड देन लेक्चर 23 आपका आ जाएगा, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा प्लान्ड इकोनॉमी वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, सॉरी वर्सेस फ्री इकोनॉमी। यस, उसको मार्केट भी कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। ये भी आपका एक लेक्चर में हो जाएगा। एंड देन लेक्चर नंबर 24 आपका आ जाएगा, लेक्चर 24, उसमें मैं पढ़ाऊंगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, ठीक है। एंड लेक्चर 25 आ जाएगा, उसमें पढ़ाऊंगा रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। बिल्कुल छोटे छोटे वीडियोस होंगे, ठीक है, और कोशिश करूंगा मैं कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दूं। तो आप इन 2-3 दिनों में इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं, देयर इज नो हरी, ठीक है। आप ऐसा ना कीजिए कि अगर आपने वीडियो किया होगा, ठीक है, मतलब देखा होगा आपने लेक्चर सीरीज, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ोगे, नहीं। आपको वीडियोस तो भी देखने हैं, बस 2-3 दिन में आपको कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे रिवाइज भी कर सकते हो। चलिए, आई विश यू ऑल द लक। हम अभी का जो स्टार्ट करते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी का लेक्चर, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। हमारा टॉपिक जो है बेटा आज, दैट इज द फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। अब फिस्कल पॉलिसी देखो, मैंने आपको पिछली बार बोला था, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिस्कल पॉलिसी, ठीक। सबसे पहले देखते हैं ये फिस्कल पॉलिसी जो है ये कहां से निकल गया है, ठीक है। ये जो फिस्कल पॉलिसी है ये कहां से निकल गया? असल में फिस्कल पॉलिसी जो है ना, ये असल में इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ये फिस्कल इकोनॉमिक्स है। लेकिन इकोनॉमिक्स में पहले इसको कहा जाता था पब्लिक फाइनेंस। बोला जाएगा, बताओ फिस्कल इकोनॉमिक्स का पुराना नाम क्या था? आप बोलोगे पब्लिक फाइनेंस। अब ये जो पब्लिक फाइनेंस था, इस फिस्कल इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना किस चीज के बारे में है? इसमें हमें पढ़ना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट जो एक्टिविटीज होती है, उसकी फाइनेंसिंग कैसे होती है। जैसे मिसाल कोई चीज, स्टेट कोई काम कर रहा है, रोड बना रहा है कहीं पे, या कुछ कोई भी डेवलपमेंट काम हो रहा है, तो और जो गवर्नमेंट ट्रेजरी होती है, आपको पता है गवर्नमेंट का खजाना एक होता है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ट्रेजरी, जिससे तनख्वाहें होती है, मतलब मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, बाकी सारी चीजें होती है। उन सारे के फाइनेंशियल ऑपरेशंस कैसे होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को कैसे देखा जाता है, उनका सारा जो भी है उनको स्टेबलाइज करना, उनको मेंटेन करना, वहाँ जो भी इंडेक्सेस होते हैं, यानी फैक्टर जो होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं इन सारी चीज़ों को, वो सारी चीज़ें हम सीखते हैं फिस्कल इकोनॉमिक्स में। इसको पिछला नाम क्या बोलते थे? पब्लिक फाइनेंस। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट के जितने भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, वो किस पॉलिसी में पढ़ा जाता है? वो पढ़ा जाता है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, समझ आ गया। अब इस फिस्कल पॉलिसी में एक्चुअली मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या होता है। देखो, फिस्कल पॉलिसी में आपको ये बेटा याद रखना है, फिस्कल पॉलिसी में देखा जाता है कि भाई आप अगले साल में, इसमें असल में बजट बनाया जाता है, बजट पे ध्यान दिया जाता है कि भाई आपका बजट क्या है। बजट दो जगह बनाया जाता है। आप एक स्टेट में भी बनाते हो और एक सेंट्रल बजट भी बना देते हो। जो सेंट्रल बजट है वो आपको पार्लियामेंट के सामने रखना होता है, एंड जो आपका स्टेट बजट होता है वो आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रखनी होती है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी मैं सारा ही पढ़ाऊंगा। अब ये जो बजट होता है, बजट में क्या काम करते हैं? बजट में हम देखते हैं, लेट सपोज आपको पता है अप्रैल में आपका बजट आ जाता है, मार्च अप्रैल। अब जब बजट आ जाता है, उसमें क्या देखा जाता है कि भाई जो आने वाला साल है, आने वाले साल में हमें कितने एक्सपेंसेस करने हैं, हमें कौन कौन सा खर्चा है, दैट मीन्स हमें कितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा।
फिर उस एक्सपेंडिचर के लिए हमारे पास रेवेन्यू कितना है, उन सारी चीजों को, एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू कितना है, फिर कौन कौन सी पॉलिसीज हम इस साल के लिए अपनाएंगे, वो आपका बजट पॉलिसी होगा। दैट मीन्स आपके एक्सपेंसेस को आपके रेवेन्यू से कैसे मीट किया जाएगा, ठीक है, वो आपका सारा फिस्कल पॉलिसी में पढ़ा जाता है। ठीक है, अब यहां पे आपको यह भी याद रखना है, ये जो फिस्कल पॉलिसी है यानी फिस्कल इकोनॉमिक्स है, इसमें हम 5 सब डिविजन्स पढ़ते हैं। कौन कौन सा? पब्लिक रेवेन्यू पढ़ते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको भी बोला पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू होता है पैसे आना, सरकार के पास पैसे आते भी है। ठीक है, आते हैं ना सरकार के पास पैसे, जैसे आपको पता, आप टैक्स देते हो वहां से भी आते हैं, या कोई कभी कभार आप नॉन टैक्स देते हो, ठीक है, वो नॉन टैक्स रिसीट्स होते हैं, कोई टैक्स रिसीट होता है, नॉन टैक्स रिसीट होता है। तो ये सारी जो होती है, या कभी कभार देखो क्या होता है, सरकार किसी को लोन देता है, फिर लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो गवर्नमेंट लेता है, तो वो भी गवर्नमेंट का एक रिसीट बनता है ना, वो भी एक रेवेन्यू बन जाता है गवर्नमेंट के लिए। या गवर्नमेंट क्या करता है, कहीं कभार क्या करता है, वो किसी चीज में इन्वेस्ट करता है। जब वो किसी चीज में इन्वेस्ट करता है, किसी के शेयर्स खरीदता है, तो इन्वेस्ट करने के बाद उसको कुछ गवर्नमेंट को कल को फायदा भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, वो सारा किस में आता है, वो सारा रेवेन्यू में होता है। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर, अब सरकार क्या करता है, मतलब सड़कें बनाता है, बाकी चीजें बनाता है, जो भी इसको एक्सपेंस करना होता है, मिसाल इसको कुछ इसको क्या बोलते हैं, सब्सिडीज देनी पड़ती है, तो वो भी तो खर्चा है, इसको ओल्ड एज पेंशन देने पड़ते हैं, ये सारी चीजें जो है सरकार संभालता है, किसमें, पब्लिक एक्सपेंडिचर में। उसके बाद है पब्लिक डेट। डेट मतलब होता है, देखो अब इसको ये भी देखना है कि भाई पब्लिक डेट, मुझे मतलब पब्लिक में कितना डेट है, मैं उसको कितना कवर कर सकूंगा, ठीक है, कितना डेट दूं, कितना नहीं दूं, ठीक है, वो सारी चीजें इसी में देखी जाती है। और इसमें सबसे बड़ा जो मेजर जो है वो फिस्कल पॉलिसी इसी में देखी जाती है। चलिए अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अब हम फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या पढ़ते हैं। देखो फिस्कल पॉलिसी में पढ़ा जाता है टैक्सेस के बारे में, कि भाई आपको फिस्कल पॉलिसी जब बनाते हैं, ठीक है, उस वक्त क्या किया जाता है, टैक्सेस, रेट ऑफ टैक्सेस को देखा जाता है, रिवाइज किया जाता है। क्या हमें रेट ऑफ टैक्सेस को इंक्रीज करने की जरूरत तो नहीं है, क्या हमें रेट ऑफ टैक्सेस को डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है, तो नहीं है। रेट ऑफ टैक्सेस कब इंक्रीज होगी, जब आपके पास इन्फ्लेशन होगा। जब आपके पास इन्फ्लेशन होगा, दैट मींस मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो गया। आप मनी सप्लाई को खाली मॉनेटरी पॉलिसी से नहीं कंट्रोल कर सकते हो, आप फिस्कल पॉलिसी से भी कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ, आप टैक्स की रेट बढ़ा दोगे, जब टैक्स की रेट बढ़ा दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली सरकार के पास पैसा आ जाएगा। अच्छा, अगर कभी कभार क्या है, रिसेशन है, दैट मींस डिफ्लेशन है, रिसेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आ रही है, ठीक है, लोगों के पास पैसे कम है, उस वक्त में रेट ऑफ टैक्सेस को कम किया जाता है, ठीक है, और उस वक्त में सब्सिडीज ज्यादा दी जाती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें फिस्कल पॉलिसी में हम पढ़ते हैं। अब यहां पे मसला एक है कि ये जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, खर्चा, ये क्यों बढ़ने लगा, इसका क्या कारण है, हमें गवर्नमेंट क्यों खर्चा इसको क्यों ज्यादा करना पड़ रहा है। देखो इसका मेन जो रीजन है वो आपको याद रखना है बेटा, इसके बहुत सारे रीजंस है। चलो वो रीजंस बेटा देखते हैं क्या है। पहला रीजन इसमें ये हो सकता है कि भाई पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई, धीरे धीरे आपकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने लगी, ठीक है। आपको जितना जितना पॉपुलेशन बढ़ा, आपको हेल्थ के लिए ज्यादा फैसिलिटीज देनी पड़ी, आपको एजुकेशन के लिए ज्यादा फैसिलिटीज देनी पड़ी, आपको लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में ज्यादा, अच्छा, यंग पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होती है ना, इसका मतलब आपको ज्यादा एक्सपेंडिचर एजुकेशन एंड यूथ सर्विसेज पे लगाना है। और जितनी एज्ड पॉपुलेशन ज्यादा होगी, आपको ओल्ड एज पेंशन देना है, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ स्कीम्स, हेल्थ फैसिलिटीज देनी है। तो आपको यह भी करना है कि जितना मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट ज्यादा होता है, ठीक है, उसकी वजह से भी आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना जितना आपका मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा डिफेंस इक्विपमेंट्स में, तो इसका मतलब उतना आपको डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। अब आपको गवर्नमेंट सब्सिडीज, देखो गवर्नमेंट क्या करता है, वो हर किसी चीज पे आजकल उस पे सब्सिडी, एलपीजी पे सब्सिडी, फलाना पे सब्सिडी, राइस पे सब्सिडी आती है, सब ऐसे केरोसिन पे आती है। इन सारी चीज, सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट प्राइस उसका कुछ पे करता है, वो सारा आप ही पर बोझ नहीं डालता है, कुछ बोझ सरकार खुद पे लेता है। इसका मतलब सरकार को ये खर्चा है, सरकार के लिए खर्चा है, ये भी एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है। डेट सर्विसिंग, देखो क्या करना है, गवर्नमेंट को कभी कभार क्या करना पड़ता है, इसको इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स से बोरो करना पड़ता है मनी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है काम, उसकी वजह से सरकार को एक्सपेंडिचर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अब उसको, जब किसी ने, देखो आप ऐसे समझ लीजिए, जब सरकार ने किसी से पैसे मांगे, तो लेट अस सपोज मिसाल आरबीआई, सरकार ने आरबीआई से, इंटरनल सोर्स होता है जो हमारे मुल्क के अंदर है सोर्सेज, अगर उनसे सरकार ने मांगा, वो हो गया इंटरनल बोरोइंग। अगर आउटसाइड, लेट सपोज सरकार ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मांगा,
ठीक है, तो वो क्या हो गया एक्सटर्नल। लेट्स सपोज सरकार ने आरबीआई से मांगा पैसा, चलो सरकार के पास आ गया, लेकिन सरकार के पास तो इसको रीपेमेंट भी इसको करना है, वापस भी तो देना है ना। तो इसका मतलब जब वापस देना है तो वो तो सरकार के लिए एक्सपेंडिचर बनेगा, वो तो खर्चा है, इसको वापस देना है, ठीक है, पैसे तो वापस जाएंगे। तो वो जितना जितना आप डेप्ट लोगे, जितना जितना कर्जा लेगा गवर्नमेंट, उतना उतना उसको एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, ठीक है, प्लस उसको रेट्स भी देनी है फिर। अच्छा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट देखो, जितनी जितनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आप ज्यादा मतलब इंप्लीमेंट करोगे उतना आपको खर्चा ज्यादा आएगा। अर्बनाइजेशन, जितना जितना आप अर्बनाइजेशन ज्यादा करोगे उतना आपको ज्यादा खर्चा जरूरत है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सिविक एमिनिटीज को लाने के लिए, एजुकेशन को लाने के लिए। और एक और फैक्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो प्लान्ड इकोनॉमी में, जहां प्लान्ड इकोनॉमी होती है, ठीक है, वहां क्या करता है गवर्नमेंट स्टार्ट करता है इंडस्ट्रीज को रन करना, ठीक है, स्टार्ट करता है। तो उन इंडस्ट्रीज को यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए बहुत सारा कैपिटल मनी चाहिए, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर वहां भी लगेगा, ठीक है। अब कभी कभार क्या करना पड़ता है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है या यूनियन टेरिटरीज होती है, उनको कभी कभार क्या होता है एड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो कौन देता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एड देता है, कि ग्रांट्स देता है वो, तो वो भी एक खर्चा बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो इसका मतलब ये सारी चीजें आपके एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करता है। अब इसमें सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, देखो मैंने आपको बोला पब्लिक रेवेन्यू होता है कि भाई सरकार के पास इनकम कहां कहां से आती है। शॉर्ट में एक इनकम सरकार के पास आती है टैक्स के जरिए से, एक इनकम आती है नॉन टैक्स के जरिए से। सर टैक्स रेवेन्यू कौन कौन होता है, जैसे आपको पता है आप इनकम टैक्स देते हो, आप कॉर्पोरेट टैक्स देते हो। कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं वो टैक्स जो मैन्युफैक्चरर्स, मिसाल के तौर पर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आपने प्रोडक्ट बनाया, लेकिन सरकार बोलता है आपने अगर कोई प्रोडक्ट बनाना, आप प्रोड्यूसर हो, मैन्युफैक्चरर हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। फिर होता है सेल्स टैक्स, आप दुकानदार हो, रिटेलर हो, आपने क्या किया, आपने चीजें खरीदी मतलब बेची, सरकार बोलेगा नहीं आपको अगर दुकानदारी करनी है आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सेल्स टैक्स, ठीक है। उसके बाद सरचार्ज, सेस, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये आपको सारी चीजें पता है। तो इनसे क्या आता है, इनसे टैक्स रेवेन्यू आता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती है टैक्स की वजह से आती है, ठीक है। तो इसका मतलब एक होता है सरकार का टैक्स रेवेन्यू, एक होता है सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू वो वाला रेवेन्यू होता है जो सरकार को टैक्स के बगैर मिलता है। जैसे आपको पता है, आप जब आप नया जमीन खरीदते हो, आप उसको रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसके लिए फी भरना पड़ता है। आप अगर बर्थ रजिस्ट्रेशन या डेथ रजिस्ट्रेशन करते हो उसके लिए फी भरना पड़ता है। आप अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो फी भरना पड़ता है। अगर कोर्ट में जाओगे वहां फी भरना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनाओगे वहां फीस भरना पड़ेगा। अच्छा, ये सारी चीजें। अच्छा, आप कहीं पे लेट्स सपोज आपने कोई लॉ ब्रेक किया, मिसाल ट्रैफिक रूल आपने ब्रेक किया, या आपने इनकम टैक्स तो भरा लेकिन वो आपने लेट भरा, तो उसके लिए भी आपको फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो या कभी कभार तो ये सारी चीजें क्या है, ये टैक्स नहीं है, नॉन टैक्स है, ठीक है। इसमें टैक्स नहीं माना जाता है, इसको नॉन टैक्स माना जाता है। देखो कभी एसशीट्स भी माना जाए। सर अच्छा, ये पूछा गया था जेएसए में, एसशीट्स के बारे में पूछा गया था। सर एसशीट्स क्या होता है? एसशीट्स होता है वो वाली इनकम स्टेट की, देखो लेट्स सपोज कोई प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का कोई इनहेरिट मतलब ये किसी का, इसका कोई लीगल हेयर कोई नहीं निकला। जब किसी प्रॉपर्टी का लीगल हेयर कोई नहीं निकलता है ना, कोई इसका ये नहीं होता है, वारिस नहीं होता है, तो सरकार क्या करता है, सरकार इसको अपने अंडर ले लेती है। जब सरकार इसको अपने अंडर ले लेती है ना, तो अब इस प्रॉपर्टी को सरकार क्या करता है, यूज करता है फॉर जनरेटिंग द इनकम। अब इस प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगी इसको बोलते हैं एसेट्स, ठीक है। अब इस एसेट्स, ये भी क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। उसके बाद स्पेशल असेसमेंट्स है, ठीक है। ये वो वाली पेमेंट होती है जो प्रॉपर्टीज, देखो लेट्स सपोज आपने क्या किया काम, यहां पे आपकी प्रॉपर्टी थी, लेट्स सपोज अब ये देहात था, यहाँ पे जंगल वंगल थे, लेकिन सरकार ने क्या किया, यहाँ पे अर्बनाइजेशन किया, यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज बन गई, यहाँ पे रोड बन गया। अब इस रोड की वजह से, इससे पहले प्रॉपर्टी का वैल्यू लेट्स सपोज लो था, लेकिन इन रोड बढ़ने की वजह से अब इस प्रॉपर्टी का वैल्यू हाई बढ़ गया। तो सरकार क्या बोलता है, सरकार बोलता है आपको, चलो भाई आपको हमने यहाँ पे सड़क वड़क बना के दी, आपका वैल्यू बढ़ गया यहाँ प्रॉपर्टी को, अब आप कुछ हमें पैसे दो, उसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। तो ये जो इनकम होती है ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाती है। उसके बाद चलिए आगे, नेक्स्ट आपका पॉइंट है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। सरकार क्या करता है, जो भी फायदा आता है ना पब्लिक यानी पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, वो फायदा भी सरकार खुद लेता है, ठीक है। तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होते हैं, जब वो प्रॉफिट्स लेते हैं ना, वो प्रॉफिट्स को जाता है, वो जाता है गवर्नमेंट को। तो जब वो गवर्नमेंट को जाता है, वो इसका मतलब वो रेवेन्यू में इसका इंक्रीज करेगा गवर्नमेंट को, तो उसका मतलब वो क्या होगा, वो भी नॉन टैक्स होगा। अच्छा, कोई कभी कभार क्या देता है, सरकार को गिफ्ट देता है या ग्रांट्स देता है, डोनेशन। मिसाल कभी कभार क्या आता है, नेचुरल कैलेमिटी आती है, जैसे कोविड आ गया, तो किसी बड़े आदमी ने, जैसे मिसाल आप समझ लिए लक्ष्मी मित्तल या कोई रिलायंस का वगैरह, जो भी बड़े बड़े आदमी है, जो रिच पीपल है, वो क्या करते हैं, वो अपनी कंट्री को क्या देते हैं, एड देते हैं।
लेट्स सपोज 50 करोड़ की चेक दी, ठीक है भाई आप इसको यूज कर लो, वो गिफ्ट्स किस में आती है, नॉन टैक्स में। कभी कभार क्या आता है, फॉरेन कंट्रीज आपको हेल्प करती है, देखो जैसे सैलाब था, हमें 2000 यहाँ पे 2014 में आपको सैलाब आ गया, यहाँ पे आपको पता है बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज ने भी हमें हेल्प की थी, ठीक है, तो वो सारी चीजें किस में आएगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाती है, ठीक है। तो पब्लिक रेवेन्यू आपको समझ आ चुका है। अब आपको समझना है कि टैक्सेस के कितने टाइप्स है। देखो एक टैक्स होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो आपको इनकम जितनी, देखो लेट्स सपोज अगर आपकी इनकम है 3000, लेट्स सपोज आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, अगर आपकी इनकम बढ़ गई लेट्स सपोज 4000, आपकी रेट भी बढ़ जाएगी, मान लीजिए 6%। तो विद इंक्रीज इन इनकम, जितनी जितनी आपको इंक्रीज इनकम होगी उतना उतना आपको रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। वाइल एज रिग्रेसिव टैक्स वो होता है अगर यहाँ पे 3 मिसाल लोग हैं, उनकी इनकम है 3000, 4000, 5000, तीनों के तीनों सेम परसेंट से टैक्स भर रहे हैं, दैट मीन्स ये भी 5% टैक्स, ये भी 5% टैक्स, ये भी 5% टैक्स। इसका मतलब इसको बोलते हैं रेग्रेसिव, यहां पे आपको रेट सेम रहती है, ठीक है, चाहे कुछ भी इनकम हो, रेट सेम रहेगी हर किसी इनकम के लिए। अब बताओ प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, काम यहां पे रिचर नहीं बनता है, ठीक है, यहां पे अच्छा मतलब इक्वालिटी बनाया गया है कि भाई रिच के लिए पैसा ज्यादा होता है, उसके लिए उसी हिसाब से टैक्स लगाया जाता है, और पुअर के लिए उसी हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। लेकिन रिग्रेसिव में क्या होता है, हर किसी के लिए एक ही जैसा टैक्स है, हर किसी के लिए एक ही रेट है, तो इसमें इनइक्वालिटी का मसला पड़ जाता है। अब दूसरा देखते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है वो टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है अगर लेट्स सपोज ए पर गवर्नमेंट ने बोला भाई आपको टैक्स देना है, ये ए क्या करेगा, ये खुद ही सारे जो भी इसके एक्सपेंसेस होंगे टैक्स के, ये खुद ही बियर कर लेगा, उस टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। मगर अगर ए पर लेट सपोज टैक्स आ गया, सरकार ने बोला आपको टैक्स देना है, पता है सरकार ये क्या करता है, ए अपना टैक्स तो देता है, ये टैक्स देता है गवर्नमेंट को, लेकिन ये वाला जो मनी है जो इसने टैक्स के जरिए से गवर्नमेंट को दिया, ये अल्टीमेटली कॉमन पीपल से निकालता है। ये कैसे, आप समझ लीजिए। सर डायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाएगा, जैसे आपके पास है इनकम टैक्स, आपको पता है जितना आपने इनकम कमाई, ठीक है, उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये डायरेक्ट है क्योंकि आप इसका जो एक्सपेंस है वो खुद ही बियर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब अगर आप लेट अस सपोज सेल्स टैक्स ले रहे हो, ठीक है, सेल्स टैक्स में आप क्या कर रहे हो, सेल्स टैक्स में आपको पता है, सेल्स टैक्स में मैंने आपको बता दिया बेटा कि अगर आप सेल्स कर रहे हो, देखो अब जब सेल कर रहा है कोई बंदा, उसको टैक्स देना पड़ेगा, दुकानदारी कर रहा है वो, ठीक है, उसको टैक्स तो देना पड़ेगा। जब वो टैक्स देता है बेटा, ठीक है, जब वो टैक्स देता है, वो अल्टीमेटली क्या करता है, वो कंज्यूमर जो होता है वो उसको प्राइस हाइक करता है, तो उसका मतलब उसने वहां कहां से असल में वो निकाला, कंज्यूमर से निकाला, वो गवर्नमेंट को दिया, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट टैक्स इसको बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। चलो अब आते हैं, अब इसके मेरिट्स क्या है, ठीक है, ये जो आपके पास डायरेक्ट टैक्स है इसके मेरिट्स क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बोला इक्विटी होती है, रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन इनकम, और सर्टेनिटी होती है कि भाई आपको अगर ये टैक्स भरना है ना, आपको पता है कि भाई मुझे किस रेट से ये भरना है, जिसको भरना होता है टैक्स उसको पता है कि भाई मुझे किस रेट से भरना है और कब भरना है, उसको पता होती है। और इलास्टिसिटी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जितनी इनकम इंक्रीज होती है उतना आपको टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को इंक्रीज होता है। अच्छा इकोनॉमी देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है, देखो अब सरकार को डायरेक्ट टैक्स लेना है, लेकिन अब इस लेने के लिए सरकार को खर्चा लग सकता है कलेक्ट करने के लिए, लेकिन डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने के लिए सरकार के लिए खर्चा कम आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉस्ट लगता है ना ताकि इन टैक्सेस को कलेक्ट करे वो कम लगता है। क्यों, क्योंकि जो टैक्स पेयर्स होते हैं, लेट्स सपोज ए इसको टैक्स देना है, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को देता है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। चलो अब इसके डीमेरिट्स, ये इनडायरेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट ही है। डीमेरिट्स क्या है, देखो ये इनकन्वीनियंट है, ये जो आपका ये डायरेक्ट टैक्स होता है ना, इनकन्वीनियंट है। क्यों, इसमें अकाउंट्स बनाने हैं, फिर सबमिट रिटर्न करना है, फिर पे टैक्स करना, और वो भी लमसम में, तो वो उसके लिए मुश्किल होता है, ठीक है। वो बोलता है, वो उसको बोलता है मैं कहाँ इतना पैसा एक ही साथ कैसे दूंगा। और बर्डन इसका जो टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स का इतना बर्डन होता है कि भाई जो टैक्स पेयर होता है ना वो हमेशा बोलता है कि मैं टैक्स नहीं दूं, वो कुछ ऐसे वेज ढूंढता है जिससे वो टैक्स से बचे, और उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में ब्लैक मनी आ जाता है। तो ये जो ब्लैक मार्केटिंग है ना, वो किसकी वजह से आता है, एज अ सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की वजह से क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग प्रोड्यूस हो जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मैंने आपको बोला इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्स आते हैं, जैसे सेल्स टैक्स आएगा, कस्टम ड्यूटी आएगा, एक्साइज ड्यूटी आएगा। अब इसके मेरिट्स क्या है, मेरिट्स ये है कि ये वाइडर कवरेज को करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो
इनकम टैक्स में वो वाले बंदे इनकम टैक्स देंगे, यानी डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स है वो वाले बंदे टैक्स देंगे जिनकी इनकम हाई होगी। जो लो पोअर है उनको तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हर किसी को देना पड़ता है, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है। जैसे आप लेट्स सपोज बाजार में जाते हैं, आप एक कुछ भी लेते हैं, लेट्स सपोज आपने दाल का एक पैकेट लिया, आपको पता है अगर ये 20 रुपए में होगा ना, इसका कुछ परसेंट लेट्स सपोज आपको 1 रुपए देना पड़ता है, कुछ टैक्स भी मान लेते हैं। अब यही 20 रुपए का दाल पैकेट पुअर भी खरीदेगा, यही 20 रुपए का दाल पैकेट अमीर भी खरीदेगा, ठीक है। अब ये इक्विटेबल है, क्यों? When higher rates are imposed on luxuries used by rich people, जो आपके पास लग्जरीज होती है जो रिच पीपल यूज करते हैं उन पे ज्यादा टैक्सेस लगाया जाता है, तो इसलिए इक्विटेबल भी माना जाता है। और याद रखना चाहिए ये जो हार्मफुल कमोडिटीज होती है, सरकार क्या करता है, जैसे तंबाकू होता है, लिक्वर होता है, शराब होता है, इन पर सरकार ज्यादा टैक्सेस इंक्रीज, रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज करता है ताकि लोग इनको ना खरीदे, ठीक है, लोगों को इनके खरीदने में प्रॉब्लम हो सके, ठीक है। इन टैक्सेस को बोलते हैं सिन टैक्सेस, ठीक है। उसके बाद ये कन्वीनियंट है, क्योंकि पिछला वाला क्या था, इनकन्वीनियंट, लेकिन यहां पे क्या है, देखो जब भी कंज्यूमर परचेज करता है, देखो आपको लेट्स सपोज 20 रुपए का पैकेट कोई खरीदना है, आपको पता है इसमें 1 रुपए टैक्स भी देना पड़ेगा, लेकिन ये आपको अलग से नहीं देना पड़ेगा लमसम में एक ही साथ 50,000 देना पड़ेगा, नहीं। आप 20 रुपए का अगर पैकेट खरीद रहे, इसमें आपको 1 रुपए देना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स ये आपको आपके लिए कन्वीनियंट है 1 रुपए देना, बजाय इसके कि अगर आप साल के बाद 50,000 इकट्ठे दो, ठीक है। तो अब इसके डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स ये है कि भाई इसमें देखो मैंने आपको अभी बोला डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगता है, ठीक है, वो लो होता है, मगर इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगता है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। आई होप आपने इन टैक्सेस को समझा होगा। अब समझ लेते हैं बजट। बजट क्या होता है? देखो आपको समझ लेना है कि भाई देखो जब भी बजट बनाया जाता है ना, अप्रैल 1 से मार्च 31 में तक बनाया जाता है बजट। आपका बजट इस साल के लिए क्या रहेगा, ये आपका फाइनेंशियल ईयर होता है बजट के लिए। अब क्या करते हैं काम, वो करते हैं भाई कि भाई वो बोलते हैं भाई इस साल में लेट्स सपोज अभी है 2021, लेट्स सपोज अगर 2022 का बनाएंगे ना, 2022 का बजट, वो बोलेंगे अप्रैल 1 से मार्च 31 तक, अप्रैल 1 2020 से मार्च 31 तक हम देखेंगे कि भाई हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, हमारे पास कितना रेवेन्यू है, फिर हमें कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ये उसमें डिस्कस किया जाता है। और उसमें यह भी किया जाता है जो पिछला साल था उसमें कैसे हमने वर्क किया, यानी अगर हमने पिछले साल कोई बजट बनाया था उस पर क्या हमने बराबर काम किया, लेकिन ज्यादा फोकस इस पे दिया जाता है कि अगले साल हमें कैसे रेवेन्यू को खर्च करना है और किन किन एक्सपेंडिचर्स पे खर्च करना है। इसी को हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी या इसको बोलते हैं बजटरी पॉलिसी भी, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी में बजट ही आता है, असल में फिस्कल पॉलिसी में बजट को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि बजट डिस्कस हो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया बजट क्या होते हैं, 2 तरीके होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अगर कहीं पे है उसको भी अपने हिसाब से बजट बनाना है, और जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी अपने हिसाब से बजट बनाना है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को कौन बोलता है, कौन सा आर्टिकल बोलता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जब बजट बनाएगा ना, ये किसको देगा, लेजिस्लेटिव असेंबली को। हो सकता है ये क्वेश्चन में पूछा जाए किस सेक्शन के तहत स्टेट गवर्नमेंट को लेजिस्लेटिव असेंबली को मतलब मैं उसको सबमिट करना होता है, उसको बोलते हैं आर्टिकल 202 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है पार्लियामेंट को। अब बोलेगा वो पार्लियामेंट, इसको कौन सा सेक्शन बोलता है कि भाई आपको बजट करना है सबमिट टू द पार्लियामेंट, वो बोलता है आर्टिकल 112, यहां पे देख सकते हो, ठीक है। मैं पीडीएफ भी आपको सेंड करूंगा, लेकिन आप इस लेक्चर को कंप्लीटली देखो, ठीक है। उसके बाद बजट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी इसके कुछ होते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, इसमें यह देखा जाता है कि भाई वेल्थ को हम और इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। ऐसा नहीं हो कि भाई जो बहुत सारे, और याद रखना है इंडिया में जो 53% ऑफ टोटल इनकम है, 53% ऑफ टोटल कैपिटल, वो 1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन के पास ही है। दैट मीन्स जो 99% लोग हैं वो खाली 47% ही इनकम यूज कर रहे हैं, कैपिटल पैसा यूज कर रहे हैं। तो यहां पर इनइक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम में, वो खत्म करने के लिए ऑब्जेक्टिव लाया जाता है। अच्छा, रिसोर्सेज को रिएलोकेट करने के लिए और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए, यानी आपको देखना है कहीं रिसेशन तो नहीं है, कहीं इन्फ्लेशन तो नहीं है, तो उन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपका बजट लाया
जाता है। मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइज, अगर आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है कहीं पे, उनको भी देखा जाता है कि उनका प्रॉफिट्स कैसे मैक्सिमाइज करना है, कैसे नहीं करना है, कौन सी चीजें खर्च कर सकते हैं हम पब्लिक सेक्टर्स पे ताकि उनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो सके, उनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, अब यहां पे एक टर्म मैंने लाई है, उसको बोलते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। देखो फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है? फिस्कल डिसिप्लिन होता है, ये एक आइडियल होता है बैलेंस। देखो आपको ये काम करना होता है कि जो रेवेन्यू आप जनरेट करोगे और जो आप एक्सपेंडिचर बनाओगे कि आपको खर्चा करना है, आपको इसमें बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा कि भाई आपको इतना खर्चा भी नहीं करना, इतना एक्सपेंडिचर भी नहीं लगाना है कि भाई आपका रेवेन्यू नहीं उतना हो तो फिर वो इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, इसका मतलब जरूरी है कि जब भी आप कोई चीज एक्सपेंड करने जा रहे हो, जब भी आप अपनी पॉलिसी बना रहे हो, उस वक्त ध्यान दिया जाए, एक डिसिप्लिन बनाया जाए कि भाई एक्सपेंडिचर रेवेन्यू के हिसाब से किया जाए। उस डिसिप्लिन को बोलते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। क्या बोला जाता है? फिस्कल डिसिप्लिन बोला जाता है। अब हमारे बजट में बहुत सारी टाइप्स आते हैं। देखो बजट में हमारे पास एक आता है रेवेन्यू बजट। बजट के दो टाइप्स है, एक आता है रेवेन्यू बजट, एक आता है आपके पास कैपिटल बजट। ठीक है, एक आता है रेवेन्यू बजट, एक आता है कैपिटल बजट। देखो रेवेन्यू बजट वो वाला बजट होता है जिसमें आपको क्या होता है, कोई इनकम जनरेट होती है। ठीक है, आपने लेट्स सपोज कहीं पे कुछ खर्चा किया था, वहां से आपको कोई इनकम जनरेट होती है। ठीक है, वो इनकम आपका रेवेन्यू में आ जाएगा। लेकिन कैपिटल बजट होता है भाई आपके किसी कैपिटल पे आपका कुछ खर्चा आ गया, सॉरी आपके कैपिटल पे कोई रेवेन्यू जनरेट हो गया, वो क्या होता है आपका कैपिटल बजट, उसमें कैपिटल बजट में। लेकिन रेवेन्यू बजट में यह भी देखा जाता है कि भाई आपके कितने रेवेन्यू पर रिसीट्स हो, मतलब आपका शॉर्ट में रेवेन्यू पे कितने पैसे आ गए। ठीक है, और आपने कितना इनकम पे खर्चा भी किया। जैसे आपको मिसाल पता है, आप मुलाजिमों को तनख्वाह देते हैं, ठीक है, वो जो एक्सपेंडिचर होगा ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, अभी मैं ये सारे आपको बताऊंगा, आप बस इसको फिलहाल देख लीजिए, हम इसको आगे आगे डिफाइन करते जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे कंपोनेंट्स ऑफ बजट है, एक होता है बजट रिसीट्स, एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। रिसीट्स होता है भाई आपके पास पैसे कितने आ गए, ये इनकम बोलता है, इसका मतलब होता है ये दिखाता है सरकार के पास कितने इनकम है। एक्सपेंडिचर दिखाता है आपके पास खर्चा कितना करना है। देखो अब इनकम दो तरीके से आती है, या तो आपकी आती है रेवेन्यू रिसीट से, या तो आती है कैपिटल रिसीट से। इसी तरीके से खर्चा आप दो चीजों पर करते हो, या तो करते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, या तो करते हो आप कैपिटल पे। अब ये सारी चीजें क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें हम आगे आगे देखेंगे। अब इसी को डिफाइन करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने आपको यहां पे बोला, यहां पे क्या मैंने बोला, बजट रिसीट्स, है ना। तो बजट रिसीट्स को देखिए क्या होता है। बजट रिसीट्स होता है वो वाला मनी जो सरकार रिसीव करता है, ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। सरकार जितने भी सोर्सेज से मनी को रिसीव करता है ना, वो सारे के सारे सोर्सेज, मिसाल जहां जहां से सरकार को पैसा आता है वो सारा उसका बजट रिसीट होता है। शॉर्ट में इनकम होती है। बजट रिसीट्स होती है सरकार की टोटल में कितनी इनकम होती है। लेकिन ये इनकम दो चीजों में डिवाइड होती है, एक होता है रेवेन्यू रिसीट, एक होता है कैपिटल रिसीट। ठीक है, एक क्या होता है रेवेन्यू रिसीट, एक होता है कैपिटल रिसीट। सर रेवेन्यू रिसीट बता दीजिए। रेवेन्यू रिसीट्स वो वाली इनकम होती है सरकार की जिससे कोई आपको लायबिलिटी नहीं बनती है। यानी अगर आपको ये आ रहा ना, मिसाल के तौर पर सर लायबिलिटी कैसे बनेगी, मिसाल आपने लोन लिया कहीं से, लोन लेने से आपके पास पैसा तो आ गया, रिसीट तो आ गया, बट उससे लायबिलिटी बनती है। इसका मतलब वो लोन जो है वो इसका मतलब कैपिटल रेवेन्यू रिसीट नहीं है। ठीक है, These receipts does not cause any reduction in the assets of the government। ठीक है, लेट सपोज मैं आपको ऐसे बताऊंगा, आपके पास शेयर्स थे कुछ, आपने शेयर्स को क्या किया, सेल किया, उसकी वजह से पैसा तो आ गया, दैट मींस रिसीट आ गया। अब शेयर्स की वजह से लेकिन आपका जो एसेट था ना वो कम हो गया, तो इसका मतलब ये भी आपका रिसीट्स नहीं हो सकता है। अब रेवेन्यू रिसीट क्या हो सकता है, देखो आपके पास जितने भी ये टैक्स वैक्स भरते हो ना, देखो जैसे मैंने आपको यहां पे आप बता दिया है, रेवेन्यू रिसीट्स में आ जाता है आपको टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्स जो आप भरते हो, और नॉन टैक्स जो मैंने आपको बोला गिफ्ट्स विफ्ट्स होते हैं, एस शीट्स होते हैं, वो सारी चीजें जो होती है ना वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ना ही आपको कोई लायबिलिटी बनती है,
ठीक है, ना ही सरकार को कोई लायबिलिटी बनती है कि मुझे वापस पैसे देने हैं, ना ही एसेट्स में कोई कमी आ जाती है, ठीक है, एसेट्स रिडक्शन भी नहीं होता है, सो नो एसेट रिडक्शन। मगर आपके पास दूसरा आता है कैपिटल रिसीट। ये वो वाले इनकम होती है सरकार की, ये वो वाले पैसे होते हैं सरकार की जो आते हैं। कहां क्या आते हैं? ये सरकार को तो आते हैं लेकिन ये लायबिलिटी भी बनाती है। ये सरकार को तो आते हैं लेकिन इससे एसेट जो होते हैं ना वो रिड्यूस होते हैं, ठीक है। अब सर एग्जांपल दीजिए, जैसे मैंने आपको बोला सरकार ने क्या किया, लोन लिया, लोन लेने की वजह से सरकार के पास पैसा आ गया लेकिन लायबिलिटी भी बढ़ गई। अच्छा, आपने क्या किया, मिसाल शेयर्स कोई खरीदा, आपने सॉरी सेल किया, आपके पास पैसे जरूरत है, आपने शेयर्स या कोई आपने प्रॉपर्टी मतलब सेल की किसी प्राइवेट एंटरप्राइज को। जब आपने कोई चीज खरीदी अपनी, जो एसेट था आपका, जब आपका एसेट चला गया, पैसे तो आ गए लेकिन एसेट तो चला गया, तो उस इनकम को जो आपको इसकी वजह से आएंगे कि जहां आपको लायबिलिटी इंक्रीज होगी और एसेट्स रिड्यूस होंगे, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। सर इसमें क्या होता है? इसमें एक होता है रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है। आप लोन्स, मैंने जैसे यहाँ पे लोन्स की एग्जांपल दी, बोरोविंग एंड अदर कैपेबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज, ठीक है, आप कहीं से पैसे ले रहे हो जैसे मैंने आपको यहां बोला, ठीक है, एंड आपका क्या आ जाता है। अच्छा सर रिकवरी ऑफ लोन्स कैसे? देखो लोन्स रिकवरी क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपने ए पर्सन को लोन दिया था, लेट्स सपोज 2012 में, अब आप 2021 में उससे आप वापस ले रहे हो पैसे। देखो जो ये 2012 में आपने इसको लोन दिया था ना, अब ये आपके लिए एसेट बन गया, क्योंकि आपको पता है मेरे पैसे इस ए के पास है, ये कहीं नहीं चले जाएंगे, ये मेरा एसेट है। लेकिन जब 2021 में आपने ये वापस लिया, अब आपका एसेट लूज हो गया। इसका मतलब जब आप अपने लोन जो आपने दिए होते हैं, सरकार ने दिए होते हैं पर्सन्स को, जब आप उसको रिकवर करते हो ना, वो भी आपका कैपिटल रिसीट होता है। क्यों? क्योंकि उससे आपका एसेट कम होता है। बोरोइंग मैंने बताया, आपने कहीं लोन लिया कहीं से, उससे लायबिलिटी बढ़ती है। डिसइन्वेस्टमेंट होता है, यानी अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था, आपने वो पैसे वापस लिए, जैसे यहाँ पे शेयर्स में आपने खर्चा किया था, आपने वापस लिया, वो क्या बनेगा? डिसइन्वेस्टमेंट बनेगा, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही है। तो इसी चीज को मैंने यहां पे समझाया है, ठीक है। अब आप इसी को पढ़ सकते हो, ठीक है, खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है, ये कोई उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही है। अब आते हैं बजट एक्सपेंडिचर पे। देखो बजट, जिस तरीके से बजट रिसीट आते थे दो तरीके से, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। अब बजट रिसीट, बजट एक्सपेंडिचर भी दो तरीके से आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर दोनों के दो टाइप्स है, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान। अब इनको देखते हैं बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। चलो, जितने भी एक्सपेंडिचर सरकार खर्चा करता है ना, जितना भी सरकार खर्चा करता है उसको बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर। मगर ये दो तरीके से डिवाइड होता है, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है? देखो समझो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिसकी वजह से सरकार कोई एसेट, देखो सरकार ने खर्चा किया लेकिन इसकी वजह से एसेट कोई नहीं बन गया, नो एसेट, नो क्रिएशन ऑफ एसेट। जैसे मिसाल मैं आपको बताऊंगा, सरकार ने खर्चा किया, उसने ओल्ड एज को पेंशन दिया, सरकार ने खर्चा किया, उसने सैलरीज दी, सरकार ने खर्चा किया, उसने स्कॉलरशिप बनाई, ठीक है, दी। क्या इससे कोई एसेट बन गया सरकार का? नहीं बन गया। और दूसरा चीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से लायबिलिटीज जो आपकी थी वो रिड्यूस नहीं होती है, सो नो रिडक्शन इन द लायबिलिटीज। जैसे आपने ओल्ड एज पेंशन दिया, क्या लायबिलिटी जो थी आपकी वो डिक्रीज हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। इसका मतलब यह होता है कि भाई अगर आप लोन आपने खरीदा था, अब आप उसको वापस दे रहे हो, यानी उस पर खर्चा कर रहे हो, वापस उसको बेच रहे हो जिससे लिया था, क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको उससे लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो वो आपका रेवेन्यू नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट बजट में आता है, जैसे वेज बिल होती है, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट्स होती है, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज होती है, सब्सिडीज पे, और डिफेंस के लिए जो परचेज हम लाते हैं, परचेज करते हैं, वो सारी चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है। और ये भी याद रखना है, कन्वेंशन के लिए, एज अ कन्वेंशन, जो भी हम ग्रांट्स सेंटर देता है स्टेट को, कौन? सेंटर देता है स्टेट गवर्नमेंट को, उन सारे को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? इवन व्हेन सम ग्रांट्स में रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एसेट। देखो यहां पे हमने बोला कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जहां जिससे कोई एसेट ना बने, लेकिन जब सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देता है, हो सकता है उससे कोई एसेट भी बनाए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन तो भी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। हो सकता है एग्जाम में ये पूछा जाए, इसलिए मैंने इसको यहां पे नोट में बनाया है। चलिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसी वीडियो में लगभग फिस्कल पॉलिसी को कंप्लीट करूं, तो आई होप आप इसको अच्छे से देख पा रहे हो, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और सभी का टाइम आराम से यूटिलाइज हो जाए। अब आता है कैपिटल। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो वाले खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के जिससे आपका एसेट बने, सो इट क्रिएट्स एसेट।
और ये वो वाला खर्चा होता है जिससे आपका लायबिलिटी रिड्यूस होती है। लायबिलिटी क्या होती है? रिड्यूस होती है। जैसे मिसाल मैं आपको बताऊंगा, आपने लोन किसी से लिया था, आप उसको वापस कर रहे हो, तो वो खर्चा है ना, तो अब उससे लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। अब लेट्स सपोज आपने क्या किया काम, आपने किसी मल्टीनेशनल कंपनी के शेयर्स खरीदे, इसका मतलब आपने एक्सपेंडिचर करे, एक्सपेंस किया, लेकिन उसकी वजह से क्रिएशन ऑफ एसेट बन गया। ठीक है, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट बजट में कुछ एक्सपेंडिचर है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, आपको पता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी वजह से आगे 20-30 साल के बाद जितना डेवलपमेंट हो जाएगा, इसका मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, अर्बनाइजेशन आएगा, इसका मतलब आगे डेवलपमेंट हो जाएगी, इकोनॉमी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, मशीनरी में अगर आप एक्सपेंडिचर करोगे, इक्विपमेंट में, आपको पता है उससे तो आपका आगे आगे आपका आ जाएगा, प्रॉफिट ही आ जाएगा। ठीक है, वो भी आपके लिए एसेट बन जाता है। अच्छा, परचेज ऑफ शेयर्स, अगर मैंने बोला लोन्स, ये मैंने आपको सारा बोला। ठीक है, चलिए अब आता है, मैंने आपको बोला चाहे चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, ये दोनों दो तरह के होते हैं। प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसमें आप जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, इन प्लान एक्सपेंडिचर्स को उन प्लान्स में मतलब बताया जाता है कि भाई हमें ये एक्सपेंडिचर का, ये किसी प्लान के तहत होता है। जो ये खर्चा होता है प्लान एक्सपेंडिचर, ये वो वाला खर्चा होता है जो किसी प्लान के तहत होता है। और इस प्लान एक्सपेंडिचर में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे मिसाल मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, इसमें दोनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा, कैपिटल भी आएगा। इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी प्लान एक्सपेंडिचर नॉन प्लान होता है, और कैपिटल में भी प्लान और नॉन प्लान होता है। जैसे एग्जांपल, रेवेन्यू की एग्जांपल है लाइक पेमेंट ऑफ सैलरीज। देखो, जब हम पेमेंट देते हैं ना सैलरीज को, वो किसी प्लान, उसमें प्लानिंग होती है बाज़ाब्ता सरकार की। अच्छा, कैपिटल कैसे? लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हॉस्पिटल बिल्डिंग। देखो, जब हॉस्पिटल की बिल्डिंग, वो भी आपका बजट में होता है, प्लानिंग उसकी की जाती है। ठीक है, अब होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जो किसी प्लान व्लान में शॉर्ट, ना ही उसमें 5 ईयर प्लान में हो, ना ही असिस्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को। अब इसमें कौन कौन सी एग्जांपल आती है? जैसे मिसाल आपने डिफेंस में, मिसाल आपको जल्दी मिसाल डिफेंस में आपको कुछ जरूरी, क्योंकि मिसाल वॉर का आपको अंदेशा है, आपको जरूरी है कि भाई कुछ इमरजेंसी में आपको कोई चीज लानी है, तो उसके लिए प्लानिंग नहीं चलती है, उसके लिए सिंपली लाना पड़ता है। आप सब्सिडीज देते हो तो एट वंस वो सब्सिडी जाती है, क्योंकि आपको पता है, लेट्स सपोज कभी कभार मार्केट में आपको पता है इकोनॉमी कम है, तो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सरकार सोचती है कि चलो अब क्या करेंगे, सब्सिडीज देते हैं। तो उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं चाहिए, क्योंकि वो एब्रप्टली, वरना लोग मर जाएंगे अगर उनके पास खाना नहीं होगा। तो सब्सिडी दी जाती है, तो उसका मतलब नॉन प्लान में आएगा। सैलरीज दी जाती है, ठीक है, एंड पेंशंस, ठीक है, जो पेंशंस होती है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आ जाती है। ठीक है, अब यहां पे गवर्नमेंट टोटल में कितना एक्सपेंडिचर करेगा, वो रेवेन्यू, देखो आपको मैंने बोला एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल, इसका मतलब दोनों का एडिशन। अब टोटल में गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करेगा, वो ये भी होता है कि प्लान एक्सपेंडिचर कितना है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कितना है। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही है। अब देखो, बजट आपके पास बहुत सारे टाइप्स के होता है। जब बजट बनाया जाता है, कभी कभार आपका बजट होता है डेफिसिट, कभी कभार आपका बजट होता है बैलेंस्ड, कभी कभार आपका बजट होता है सरप्लस। समझ लो, जब आपका एक्सपेंस ज्यादा होता है रेवेन्यू से, शॉर्ट में आपके खर्चे आपकी पैसों से, आपकी इनकम से बढ़ता है, ठीक है, इसका मतलब डेफिसिट, बजट में कमी आती है, पैसों में कमी आती है, इसको बोलते हैं डेफिसिट। बैलेंस्ड बजट होता है जितना आपका एक्सपेंस है उतना ही आपका रेवेन्यू है, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड। सरप्लस होता है जब आपके एक्सपेंसेस कम है, रेवेन्यू ज्यादा है, उसको क्या बोला जाता है, सरप्लस बजट बोला जाता है। इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बजटरी डेफिसिट्स। क्या बोलते हैं, बजटरी डेफिसिट्स। अब देखो, आपको पता है ये जो बजटरी डेफिसिट्स होते हैं ना, ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब आपका रेवेन्यू आपके एक्सपेंडिचर से कम हो। दैट मीन्स बजट में कमी है, यानी आपको पैसे कहीं ना कहीं से लाने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि आपने बजट बनाया, आपको पता है मुझे कुछ एक्सपेंड करना है, लेकिन उतना एक्सपेंड करने के लिए आपके पास उतना पैसा नहीं होता है। तब क्या होता है, तब बजट में आती है डेफिसिट्स, उनको बोलते हैं बजटरी डेफिसिट्स। अब लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस आती है, ठीक है, जैसे कभी कभार क्या होता है, रेवेन्यू में डेफिसिट आता है, ठीक है, मतलब रेवेन्यू एक टर्म है, रेवेन्यू डेफिसिट होती है। इसका मतलब क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट होता है भाई आपके पास टोटल रेवेन्यू कितना है, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है भाई आपके पास टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू पे आप कितना खर्चा कर रहे हो। मैंने आपको बोला खर्चे दो तरीके से होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखोगे, मुझे कितना एक्सपेंडिचर रेवेन्यू पे हो रहा है एंड मुझे कितना रेवेन्यू से इनकम हो रहा है, उन दोनों को अगर माइनस करोगे, सो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक, उनसे जो डिफरेंस मिलेगी वो आपका बनेगा रेवेन्यू डेफिसिट।
फिर होता है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होगा? इसी तरीके से अब मैं बजट में सारे का सारा लूंगा, तो इसका मतलब यहां पे मैंने खाली टोटल रेवेन्यू लिया था, अब मैं रेवेन्यू प्लस कैपिटल लूंगा, तो बजट में दोनों लिया जाता है, टोटल रेवेन्यू जितना भी है, टोटल मतलब टोटल जितना भी आपका रेवेन्यू है, फिर टोटल एक्सपेंडिचर में माइनस करते हैं हम क्या? टोटल रेवेन्यू। ठीक है, कितना आपको टोटल एक्सपेंडिचर है माइनस करते हैं टोटल रेवेन्यू। समझ आ रही है बात कि नहीं? ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद ये दो चीजें हैं, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। इसको समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। सर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है भाई वो डेफिसिट, देखो बेटा, असल में ये बजट डेफिसिट ही होता है, असल में ये बजट डेफिसिट ही होता है, मगर 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 इसमें ऐड किया जाता है गवर्नमेंट की मार्केट बोरोविंग्स। देखो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, मान लीजिए सरकार के पास एक्सपेंडिचर करना है। सर मैं आपको बता रहा हूं, देखो एग्जांपल समझ लो, फिस्कल डेफिसिट को समझ लो। फिस्कल डेफिसिट को समझने के सरकार के लिए लेट्स सपोज एक्सपेंस को जो करना है, ठीक है, मैं सारा बजट एक्सपेंस बता रहा हूं। लेट्स सपोज इसको सरकार को एक्सपेंस करना है, टोटल एक्सपेंडिचर इसको करना है लेट्स सपोज 50 करोड़, लेकिन इसके पास रेवेन्यू जो है, इसके पास रेवेन्यू 10 ही करोड़ है, सॉरी 40 करोड़ है। ठीक है, अब बताओ बजट डेफिसिट, इसके पास डेफिसिट कितना अमाउंट है? तो बजट डेफिसिट कितना होगा? बजट डेफिसिट होगा बेटा, इसके पास होगा 50 में से 40 निकालो तो 10 करोड़ इसके पास डेफिसिट है। इसका मतलब बजट डेफिसिट दिखाता है कि भाई आपको कितना पैसा और चाहिए ताकि आप अपने एक्सपेंडिचर को कंप्लीट कर सको। लेकिन अब यहां पे एक और चीज है, लेकिन अब यहां पे हम खाली देखते हैं कि भाई ये बजट डेफिसिट है, चलो सरकार के पास 40 करोड़ है, लेकिन हमें यह भी देखना है क्या सरकार ने कोई पैसा किसी से बोरो तो नहीं किया है? अगर सरकार ने कहीं से बोरो किया है, लोन लिया है, वो तो सरकार का रेवेन्यू में तो एक्चुअली नहीं आएगा, क्योंकि उसको वापस भी देना है। तो इसका मतलब वो चीजें, अगर सरकार ने लेट अस सपोज उसने 5 करोड़ किसी से लोन भी लिया था, वो इसमें एडअप होके 40 करोड़ अब सरकार के पास पैसा था, ठीक। लेकिन फिस्कल डेफिसिट में क्या किया जाता है काम, उसमें टोटल में वो भी देखा जाता है, उसमें ये भी देखा जाता है कि सरकार ने कहीं कहीं पे लोन तो नहीं लिया है। तो इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट में क्या आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा कि भाई बजट डेफिसिट कितना है, शॉर्ट में इसका 10 करोड़ है, लेकिन इसके पास 5 करोड़ भी तो ऐसे है ना कि भाई जो इसने कहीं से लिए हैं, जो इसके अपने नहीं है, जो इसको वापस देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट आएगा 10 करोड़ प्लस 5 करोड़, दैट मीन्स 15 करोड़, ठीक। अब आता है दूसरा, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। देखो अब हो गया इतना, सर समझ आ गया, चलो इसके पास 5 करोड़ का था इसका लोन, लेकिन अब अगर इसने इस लोन में कुछ मतलब दिया भी होगा कुछ, है ना, समझ आ रही है बात कि नहीं। मान लीजिए देखो अब क्या है दूसरा चीज, अभी इसने लोन लिया था, मान लीजिए सरकार के पास जो एक्सपेंडिचर था, इसके पास 50 करोड़ है और इसके पास रेवेन्यू कितना है, लेट्स सपोज 40 करोड़। लेकिन मान लेते हैं सरकार ने हो सकता है कभी कभार इसने किसी को लोन दिया होता, अब लोन से जो इंटरेस्ट आएगा, ठीक, वो भी तो यहां पे ऐड होगा रेवेन्यू में। इसका मतलब यहां पे रेवेन्यू में वो वाला भी होगा जहां पर इंटरेस्ट आपका आ रहा है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो हम डेफिसिट बना रहे हैं, देखो फिस्कल डेफिसिट से क्या निकला आपका, फिस्कल डेफिसिट से निकला भाई आपको बजट में कितना डेफिसिट है, प्लस वो वाला भी कि भाई गवर्नमेंट ने कहीं तो लोन ले लिया है, अगर लोन लिया है तो वो भी एडअप हो जाता है। मगर ये भी देखना है, अगर सरकार ने लोन लिया था, ये लोन लिया था लेट्स सपोज 5 करोड़ का, लेकिन क्या सरकार ने इसमें कुछ पे वापस बैक तो नहीं किया था, तो इसमें इंटरेस्ट पेमेंट तो सरकार ने नहीं बनाई थी। अगर सरकार ने 2 करोड़ की लेट्स सपोज को वापस दिया था, इसका मतलब हो गया अगर मेरा फिस्कल डेफिसिट फिर कितना आएगा, फिस्कल डेफिसिट आएगा 50 में से 40, तो पहले 10 करोड़ आएगा बजट, फिर पहले मुझे 5 करोड़ भी लेने पड़ेंगे, इसका मतलब 5 आ जाएगा, ये 15 करोड़ बनेगा फिस्कली, मैंने पढ़ाया। अब लेकिन क्योंकि इसने 2 करोड़ इसको वापस दिए हैं, है ना, जिससे लोन लिया है, वो भी तो अब देखना है, तो फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट में वो भी देखा जाता है। इसका मतलब अब फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, इसने उसको वापस दिया ना 2 करोड़, इसका मतलब डेफिसिट कम हो जाएगा। इसका मतलब इसमें ये वाले 2 करोड़ माइनस करने हैं, तो 2 करोड़ माइनस करोगे वो 13 करोड़ बन जाएगा, ये आपका प्राइमरी डेफिसिट होगा। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे ही करके। फिस्कल डेफिसिट सर्व्स एज अ इंडिकेटर ऑफ हाउ वेल द गवर्नमेंट इज मैनेजिंग इट्स फाइनेंस, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट से ही सरकार को पता चलता है कि भाई हम कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है।
A recurring high fiscal deficit implies that the government has been spending beyond its means. आपको पता है जितना फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा और कंटिन्यूसली आ रहा होगा ज्यादा ज्यादा, उसका मतलब होता है गवर्नमेंट के पास जितना रेवेन्यू है ना उससे ज्यादा वो खर्चा कर रहा है. अच्छा, however fiscal deficit is seen in almost every economy while fiscal surplus is quite rare. ये याद रखना है, ये जो fiscal surplus होता है ना ये कहीं कहीं देखा जाता है. High fiscal deficit is not always a negative thing. ये नहीं जरूरी है कि भाई high deficit आ गया तो नहीं नेगेटिव है, नहीं. इफ द अमाउंट इज यूटिलाइज फॉर कंस्ट्रक्टिंग, आपको पता है अगर आपने जो एक्सपेंडिचर किया है ना वो रोड्स पे खर्चा किया, एयरपोर्ट्स को बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने, क्यों? क्योंकि आपको पता है लॉन्ग रन के लिए जो चीजें हैं ना जिस पर आपने इन्वेस्ट किया कल को ये आपको रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो फिस्कल कंसोलिडेशन, अब एक टर्म होती है फिस्कल कंसोलिडेशन. इसमें क्या होता है? इट रेफर्स टू द पॉलिसीज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस देयर डेफिसिट्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्ट स्टॉक. इसका मतलब होता है फिस्कल कंसोलिडेशन होता है कि भाई गवर्नमेंट देखता है, पॉलिसीज बनाता है कि मैं अपने डेफिसिट्स को कैसे रिड्यूस कर सकूं और मैं अपने डेब्ट स्टॉक को कैसे बढ़ा सकूं, एक्यूमुलेट कर सकूं. ठीक, वाइल फिस्कल डेफिसिट शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट. इसमें मैंने आपको अभी बोला जो फिस्कल डेफिसिट होता है ना इसमें इंटरेस्ट पेमेंट साथ में होती है, लेकिन जब हम प्राइमरी डेफिसिट लेते हैं उसमें हम इसको इंटरेस्ट पेमेंट्स को निकालते हैं. जैसे मैंने अभी आपको बोला, अब वापस स्लाइड देख लो, पहले आपको इससे समझ आ जाएगा इसका मतलब क्या है. देखो यहां पे जब हमने फिस्कल डेफिसिट लिया इसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स होती थी, इसीलिए प्राइमरी डेफिसिट को निकालने के लिए हम उन इंटरेस्ट पेमेंट्स को अलग से निकालते थे, माइनस करते थे. ठीक है, तो ये हो गया आपका ये सारी बजटरी डेफिसिट्स. ठीक, अब यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ये सारा मैं यहीं पे सारा कंप्लीट करूंगा. ठीक है, सारा जो फिस्कल पॉलिसी ना यही इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा. हाउ इज फिस्कल डेफिसिट फाइनेंस्ड. ठीक, अब ये भी याद रखना है भाई, आपको अगर फिस्कल डेफिसिट है, गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट है, जितना इसको रेवेन्यू है उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर है, तो अब यह क्या काम करेगा? ये दो चीजों से करेगा. या तो ये किसी से बोरो करेगा मनी, या तो इंटरनली करेगा, मिसाल अपना कोई बैंक होगा, आरबीआई होगा, या तो एक्सटर्नली वर्ल्ड बैंक से या लेट्स सपोज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेगा, या किसी गवर्नमेंट से, फॉरेन गवर्नमेंट से, मिसाल यूनाइटेड स्टेट्स से, रशिया से, किसी से और से, या तो बोरो करेगा किसी से मनी. लेकिन या कभी क्या करेगा? डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगा, या इसका मतलब होता है ये ज्यादा करेंसीज छापेगा. ठीक है, ये करेंसीज, लेकिन करेंसीज छापेगा ना आरबीआई तो ऐसे नहीं छापेगा. आरबीआई को बोलेगा आप अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो, मैं करेंसीज छापूंगा. ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होगी. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया. चलो अब आते हैं हम अपने फिस्कल पॉलिसी पे. देखो फिस्कल पॉलिसी मैंने आपको बता दिया. फिस्कल पॉलिसी में हम क्या करते हैं? रेवेन्यू को और एक्सपेंडिचर को कैसे मतलब देखना है, कितना रेवेन्यू हमारे पास अगले साल के लिए है, फिर कितना एक्सपेंडिचर है, फिर वो रेवेन्यू उस एक्सपेंडिचर पे कैसे खर्च करना है सच दैट हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब यूटिलाइज हो जाए अपना रेवेन्यू, और हमारा एक्सपेंडिचर जो है हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट्स आने चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज होना चाहिए हमारा रेवेन्यू किस पे? एक्सपेंडिचर पे जो हम एक्सपेंड करेंगे. तो वो सारी चीजें फिस्कल पॉलिसी. देखो ये सारी सी बात है, जब आपको भी कोई चीज करना होता है, घर में कोई खर्चा करना होता है, आप नहीं देखते हो कि भाई हमारे पास जो भी खर्चा हम कर रहे हैं वो हम वाइजली करें, कोई नुकसान ना हो, 1 रुपया भी नहीं जाया होना चाहिए. मिसाल किसी की शादी होती है, वो प्रॉपरली हर कोई चीज मैनेज करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, फलाना चीज उससे उसके पास लाएंगे, फलाना ये करेंगे, वो करेंगे, पॉलिसी ऐसे ऐसे ही सरकार भी बनाता है कि भाई जो मेरे पास एक्सपेंडिचर है, जो मेरे पास रेवेन्यू है, मैं कैसे दोनों को कंट्रोल करूंगा, दोनों को इस तरीके से चलाऊंगा कि मुझे कोई नुकसान ना हो. ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी. अब फिस्कल पॉलिसी में कौन कौन से टूल्स होते हैं गवर्नमेंट के पास जिससे वो कंट्रोल कर सकता है इकोनॉमी को? ठीक है, एक होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. देखो अब गवर्नमेंट में, एक कंट्री में बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं. जैसे कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपके पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम होते हैं, जैसे आपको रोड बनाना है, डैम बनाना है, ब्रिज बनाना है, उसके लिए जो एक्सपेंडिचर है उसको बोलते हैं पब्लिक वर्क. एक एक्सपेंडिचर होता है जो एजुकेशन पर होता है, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स पर होता है. एक एक्सपेंडिचर होता है जो डिफेंस पर होता है और लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, नहीं पुलिस के लिए. ठीक है, एक एक्सपेंडिचर होता है जो सब्सिडीज के लिए यूज होता है. ठीक है, अब ये इन चीजों को इंक्रीज करने से, अगर आप इन खर्चों को, मिसाल आपने पब्लिक वर्क प्रोग्राम को इंक्रीज किया, इन पर खर्चा इंक्रीज कर शुरू कर दिया, या किसी और पर डिक्रीज करना शुरू कर दिया, इन चीजों को इंक्रीज या डिक्रीज करने से आपका जो एक्सेस डिमांड है, अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है, ठीक है, यानी इन्फ्लेशन, ठीक, या इसमें है डेफिसिट डिमांड.
मार्केट में डेफिसिट डिमांड है। अगर आपको उन सिचुएशंस को डील करना है, उन सिचुएशंस को करेक्ट करना है, सरकार क्या कर सकता है? सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल कर सकता है। कैसे? अगर सरकार ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम किया, पता है ना आपको, अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कम कर दिया तो कब करेगा? ये तब करना है जब डिमांड ज्यादा होगी, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो एक्सपेंडिचर, सरकार अपना एक्सपेंडिचर कम करेगा। जितना एक्सपेंडिचर कम होगा उतना एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी। जब बाजार में डेफिसिट डिमांड है, ठीक, बाजार में लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो सरकार अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगा ताकि बाजारों में पैसा आने लगे। ठीक है, इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरा होता है टैक्स। बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेट ऑफ टैक्स सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अगर ज्यादा रेट ऑफ टैक्स लगाया तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है, अगर कम टैक्स लगाया तो उससे क्या हो सकता है, अगर डिफ्लेशन है तो उसको इंक्रीज कर सकते हैं, यानी ओवरकम कर सकते हैं डिफ्लेशन को। फिर पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेट। अब पब्लिक बोरोइंग को कंट्रोल या डिक्रीज करने से, देखो अगर आपके पास डेफिसिट डिमांड है यानी मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट रिड्यूस करेगा इट्स बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक। यानी देखो गवर्नमेंट जो है ये पब्लिक से बोरो करता है मनी, ये पब्लिक से बोरो करता है मनी। जब पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगा उस सिचुएशन में? ये बोलेगा चलो मैं पब्लिक से कम पैसा भी लेता हूं, ज्यादा नहीं लेता हूं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा काम? लोगों के पास ज्यादा कैश आ जाएगा और आपका जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। अब देखो दूसरा होता है एक्सेस डिमांड। अगर आपके पास बाजार में पैसे ज्यादा है, गवर्नमेंट क्या बोलता है? गवर्नमेंट बोलता है लोगों को आप मेरे पास पैसा ड्रॉप कर लो, मैं आपको इंटरेस्ट ज्यादा ज्यादा दूंगा। दैट मींस अब सरकार ज्यादा ज्यादा बोरो करता है फ्रॉम पब्लिक। जब पब्लिक से ज्यादा बोरो करता है ना, अकॉर्डिंगली पैसे कम हो जाते हैं पब्लिक में, तो इसका मतलब वहां से आपका एक्सेस डिमांड भी कम हो जाती है। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, देखो जितना जितना सरकार बोरो करेगा ना आरबीआई से, उतना उतना क्या हो जाएगा काम? देखो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, सरकार आरबीआई से क्यों करता है बोरो करना? क्योंकि जो इसकी डिफ्लेशनरी गैप है, अगर इसमें कुछ पैसे कमी है, इसके पास डेफिसिट है कुछ, सरकार कहां जाता है? सरकार कहां? आरबीआई के पास। मान लीजिए अभी डेफिसिट है, अभी मार्केट में मतलब कुछ पैसा ही नहीं है, सरकार जाएगा आरबीआई के पास, पैसा मांगेगा, बोरो करेगा, तो वो देगा मार्केट को। तो सरकार कब बोरो करेगा आरबीआई को? जब आपके पास डेफिसिट डिमांड है। अगर सरकार एक्सेस डिमांड है, सरकार क्या करेगा? सरकार आरबीआई से बोरो करना कम कर देगा। ठीक है, इसीलिए लिखा है हाई बोरोइंग ऑफन रिलीजेस ग्रेटर लिक्विडिटी। जितना ज्यादा बोरो करेगा सरकार आरबीआई से, उतना ज्यादा पैसा आएगा इकोनॉमी में। उसके बाद एक होता है बजटरी पॉलिसी। देखो बजटरी पॉलिसी को कैसे डिवाइस करना है, ठीक है, कौन सी बजटरी पॉलिसी आपको अपनानी है, वो भी आपका, उससे भी आपकी इकोनॉमी कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये देखो अब उसके बाद अब हमारे पास, जैसे हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह की होती थी, एक होता था एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसी तरीके से आपके फिस्कल पॉलिसीज दो होते हैं, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, कंट्रैक्शनरी। सर एक्सपेंशनरी क्या होता है? एक्सपेंशनरी होता है जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है, टैक्सेस को डिक्रीज करता है। यह तब होता है जब मार्केट में डेफिसिट डिमांड होती है। जब मार्केट में डेफिसिट डिमांड होती है ना, तब सरकार बोलता है भाई लोगों के पास पैसा नहीं है, चलो एक्सपेंडिचर खर्चा ज्यादा करते हैं लोगों पर और टैक्सेस की रेट कम करते हैं। लेकिन जब बाजार में एक्सेस डिमांड होती है, जब मार्केट में एक्सेस डिमांड होती है, तो लोगों के पास ऑलरेडी पैसा बहुत है, पैसा का वैल्यू लूज होने लगता है, तो सरकार टैक्सेस ज्यादा इंक्रीज करता है और स्पेंड कम, खर्चा कम करता है पब्लिक पर। तो इसकी वजह से क्या होता है? एक्सेस डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो यहां पे फिस्कल पॉलिसी सरकार क्यों करता है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट। वो खर्चा करता है लोगों पे, ठीक है, ताकि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सके। ठीक है, जैसे आपके पास एमजी नरेगा होता है, आपको पता है एमजी नरेगा जो होते हैं इंडिया में, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को इंक्रीज करते हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो सके। एक और चीज है प्राइस स्टेबिलिटी। जो प्राइस आपके पास इनमें मतलब चीजों की जो प्राइस है उसमें मिसमैच ना हो, इन्फ्लेशन की वजह से उसको ज्यादा प्राइस ना चढ़े, ठीक है, उतना भी कम भी नहीं हो। ठीक है, तो वो चीजें सारी कंट्रोल करने के लिए कौन काम करता है? वो फिस्कल पॉलिसी का काम ही होता है। एक और है इसमें जिसको इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे स्टेबल करे, उसको कैसे हम मैक्सिमाइज धीरे धीरे उसको डेवलप कैसे करें, इंक्रीज कैसे करें हमारी इकोनॉमी को, वो भी किसके अंडर आता है? वो भी हमारे फिस्कल पॉलिसी में आता है। ये सारी चीजें अगर आपने देखा ना पूरा लेक्चर, अब आपको समझ आ रहा होगा कैसे कैसे है।
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, भाई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? टैक्सेस के जरिए से। आप जिसकी ज्यादा इनकम होती है ना, अगर आप उससे ज्यादा टैक्स लोगे ना, जिसकी कम इनकम होगी उससे कम टैक्स लोगे, उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वली होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज स्टेबिलिटी, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे आपको रेट्स को चेंज करना है, ठीक है, किस चीज को आपको टैक्स कंसेशन सब्सिडी किस किस चीज पे देनी है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको एक्सचेंज स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। इसी तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन एंड रीजनल बैलेंस, तो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। तो इंशाल्लाह ये हमारा फिस्कल पॉलिसी कंप्लीट हो गया। आई होप आपने इस चीज़ को एंजॉय किया कि फिस्कल पॉलिसी में किस किस चीज़ के साथ हम डील करते हैं, कौन कौन सा चीज़ ऐसा था। तो अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो नीचे कमेंट करना कमेंट भी नीचे करो कैसा लगा आपको लेक्चर। और अगला वीडियो जो होगा उसमें हम क्या करेंगे काम, उसमें पढ़ेंगे हम, एक ही वीडियो होगा और वो इससे छोटा होगा क्योंकि फिस्कल पॉलिसी थोड़ा बड़ा है। तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। आपको दिन में आप 3-3 वीडियोस आएंगी, ठीक है, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करूं इकोनॉमिक्स में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी आपको इसके बाद पढ़ना है। और देन उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपका प्लानड इकोनॉमी वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, ठीक है। आपको बस परेशान नहीं होना है, बस वीडियोस को देखो। फिर आप 2-3 दिन के बाद अगर आपने कंप्लीट किया इकोनॉमिक्स सारा जो मैं अभी वीडियोस बना रहा हूं, उसके बाद आप कर सकते हो बाकी सब्जेक्ट्स पे स्विच कर सकते हो। लेकिन आप अभी वीडियो स्टॉप नहीं करो देखना, ठीक है। वीडियोस को देखो, आपको रिवीजन भी होगा और आपको बहुत मजा भी आने वाला है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो एंड आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आप कोई और टॉपिक मुझसे बनाना चाहते हो। देखो फिलहाल तो मेरा जो अभी चलेगा प्लान वो कैरेक्टर्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, उसके बाद प्लान मार्केटिंग इकोनॉमी एंड देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पे आएगा। सब पे एक वीडियो आएगा, इस पे एक वीडियो, इस पे एक वीडियो, इस पे एक वीडियो एंड रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। ये फिलहाल ये चलेगा। अगर आपको इसके बगैर भी कोई इकोनॉमिक्स पे कोई स्पेशलाइज्ड वीडियो चाहिए जो मैं एक वीडियो में कंप्लीट करूं या 2 मिनिमम वीडियोस में, ठीक है, मिनिमम लेक्चर्स में कंप्लीट करूं, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो वो कौन कौन सा टॉपिक होगा कमेंट करना जरूर, ठीक है, कमेंट करना जरूर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना। चलिए आपको मैं अभी लेक्चर एंड करता हूं। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।